दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए प्रस्तुत है सिविक्स एग्जाम बूस्टर सीरीज। इसमें हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में रिवाइज करेंगे, जो आपकी तैयारी और रिवीजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिविक्स एग्जाम बूस्टर के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। इसमें हम नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान के प्रकृति, क्षेत्र, परिभाषा, व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। ये कथन किसका है? तो ये डेविड ईस्टन का कथन है। ध्यान दीजिएगा, मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है, डेविड ईस्टन का कथन है। यही प्रश्न कुछ अलग ढंग से भी पूछा जाता है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है या राजनीति मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन है। ये भी डेविड ईस्टन का कथन है। अगला प्रश्न है, तार्किक प्रत्यक्षवाद विचारधारा से प्रभावित है। तो उत्तर है तार्किक प्रत्यक्षवाद व्यवहारवादी विचारधारा से प्रभावित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ पुस्तक डेविड ईस्टन द्वारा लिखी गई थी और इसका प्रकाशन 1968 यानी 1968 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर व्यवहारवाद बल देता है किस पर? तो उपादेयता और कार्य दोनों पर उत्तर व्यवहारवाद बल देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही न रह जाए। ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, ये कथन रॉबर्ट डहेल का है। अगला प्रश्न है, द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डेविड ईस्टन के द्वारा। और देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्न पत्रों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये कथन किसका है? तो ये मेटलैंड का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। ये पॉल जैनेट का कथन है। अगले कथन पर आते हैं कि राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। ये कथन अरस्तु का है। अरस्तु का कहना है कि राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो यूनानी नगर राज्य या सिटी स्टेट को पोलिस कहा जाता था। ये छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, लेकिन इसका आधुनिक नाम अब राज्य यानी स्टेट हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ये कथन किसका है? तो ये बकल का कथन है, जो कहते हैं कि राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर रहा, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श रूप क्या होना चाहिए। ये कथन किसका है? तो उत्तर है ये गैटेल का कथन है। राजनीति विज्ञान को कौन विज्ञान नहीं मानता? तो मेटलैंड दोस्तों राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। अगला है कि राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो याद रखिएगा, राजनीति के अध्ययन के प्रति जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ये स्वभावतः आनुभविक होता है
तथ्यों पर केंद्रित होता है और इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजनीति के अध्ययन के प्रति जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है दोस्तों, वो स्वभावतः आनुभविक होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है और इसमें राजनीति यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह उपागम जिसकी दो मुख्य मांगे थी, प्रासंगिकता और कार्रवाई, यानी रिलेवेंस एंड एक्शन। तो ये उत्तर व्यवहारवाद की मांगे थी। याद रखिएगा, उत्तर व्यवहारवाद की दो मुख्य मांगे थी, प्रासंगिकता और कार्रवाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। राजनीति विज्ञान की ये परिभाषा किसने दी थी? तो उत्तर है लासवेल ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, ये लासवेल द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला प्रश्न एक बुक है, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं चार्ल्स ई मेरियम। दोस्तों, मेरियम की पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में क्या चीज़ें शामिल हैं? तो देखिए, नियमितताएं, व्यवस्थापन और शुद्ध विज्ञान ये व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में शामिल हैं। अगला है, डेविड स्टन ने किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख किया है? तो उत्तर है जेम्स ब्राइस। डेविड स्टन जेम्स ब्राइस की आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजनीति की परिभाषा संभव की कला यानी द आर्ट ऑफ पॉसिबल के रूप में किसने की है? तो उत्तर है बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने राजनीति की परिभाषा संभव की कला के रूप में की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है, अतीत और वर्तमान के बीचों बीच। ये कथन किसका है? तो ये जेम्स ब्राइस का कथन है। और देखिए, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्यों से। ये कथन किसका है? तो ये आई ब्राउन या फिर ब्राउन का कथन है, जो कहते हैं अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, राजनीति शास्त्र का लोगों से, एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्यों से। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री कौन है? तो ये मिल्टन फ्रीडमैन थे। अगला है दोस्तों, राजनीति सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा, इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षतावाद और अतितथ्यात्मकतावाद ये राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी कारक हैं। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये परिभाषा किसकी है? तो राजनीति विज्ञान द्वारा ये परिभाषा डिमाग द्वारा दी गई है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो कैटलिन ने। और वह विचारक जिसका संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है यानी पॉलिटिकल डीके शब्द, तो ये हंटिंगटन है। हंटिंगटन का संबंध राजनीतिक पतन या पॉलिटिकल डीके शब्द के साथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शास्त्रीय राजनीति सिद्धांत का प्रभावी समर्थक कौन है? तो ये दांते जर्मिनो शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के प्रभावी समर्थक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया था कब? तो याद रखिएगा, वर्ष 1948 में। याद रखिएगा दोस्तों, यूनेस्को ने 1948 में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया था। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं कौन? तो अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की ये परिभाषा किस विचारक ने दी है? तो उत्तर है गिलक्राइस्ट ने। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है।
और सबसे महत्वपूर्ण और आसान सी परिभाषा राजनीति विज्ञान की, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये कथन किसका है? तो आप सभी साथी जानते हैं, ये गार्नर द्वारा दी गई परिभाषा है। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विथ स्टेट, तो राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये गार्नर का कथन है। अगला है परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है, तो तथ्यों के अध्ययन पर बल, ये परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं, ये कथन किसका है? तो ये सीले का कथन है, जो कहते हैं इतिहास राजनीति विज्ञान के बिना निष्फल है और राजनीति विज्ञान इतिहास के बिना निर्मूल है। अगला है वह समुच्चय जो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है, तो याद रखिएगा, राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल, ये राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र शक्ति का अध्ययन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है, ये कथन किसका है? तो ये लासवेल का कथन है। लासवेल कहते हैं कि कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है, ये राजनीति का विषय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये भी लासवेल यानी हेराल्ड लासवेल का कथन है, जो कहते हैं कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान या मास्टर साइंस की संज्ञा किसने दी है? तो अरस्तू ने। अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है, जो किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, ये किस भाषा का शब्द है? तो ये मूल रूप से ग्रीक भाषा का शब्द है पोलिस, जिसका अर्थ नगर राज्य होता है, और इसी से पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस शब्द बना हुआ है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। दर्शन शास्त्र का संबंध मन से, राजनीति विज्ञान का शक्ति से, अर्थशास्त्र का व्यापार से और समाजशास्त्र का स्तर विन्यास से है। तो याद रखिएगा, दर्शन शास्त्र मन से संबंधित है, राजनीति विज्ञान शक्ति से, अर्थशास्त्र व्यापार से और समाजशास्त्र स्तर विन्यास से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है, ये कथन किसका है? तो बिनिंग एंड बिनिंग। बिनिंग एंड बिनिंग विचारक हैं, जो कहते हैं कि नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है, ये कथन किसका है? तो ये गार्नर का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है, ये कथन किसका है? तो प्रोफेसर पुन्ताम बेकर का कथन है कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति के अध्ययन में केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो उत्तर है राज्य। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत राज्य का है। अगला प्रश्न है, डेविड स्टन के अनुसार राजनैतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां होती हैं, तो सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड। याद रखिएगा, डेविड स्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डेविड स्टन को। और स्टन ने 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार के अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया था? तो याद रखिएगा, डेविड स्टन ने 1969 में राजनीति विज्ञान में वास्तविक क्रांति प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण यानी इनपुट आउटपुट एनालिसिस के मुख्य चर कौन हैं? तो मांग, समर्थन और पुनर्निवेश। याद रखिएगा, मांग, समर्थन और पुनर्निवेश ये डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं कि वह स्कूल जिसके द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई, तो ये शिकागो स्कूल था। ईस्टन और डेनिस के अनुसार आरंभिक स्तर पर राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है। तो देखिए, राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अवैयक्तिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना, ये आरंभिक स्तर पर राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है। अगला प्रश्न है, नगर राज्य शब्दावली संबंधित है किससे? तो प्राचीन ग्रीस या यूनान से संबंधित है नगर राज्य शब्दावली। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के जनक कौन है? तो डेविड ईस्टन। राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है। ये कथन किसका है? तो ये डेविड ईस्टन का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की थी। वे कौन कौन से हैं? तो ये हैं व्यवहार का नियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। तो ये डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक विचारक कौन था? तो डेविड ईस्टन थे। राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है, तो राजनीतिक मूल्यों की प्राथमिकता ये राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सही सुमेलन देखिए इसमें करना था सिद्धांतकार और उपागम। तो जॉर्ज एच सैबाइन ऐतिहासिक उपागम से संबंधित हैं, जॉर्ज कैटलिन समाज वैज्ञानिक उपागम से, लियो स्ट्रास दार्शनिक उपागम से और ग्राहम वालास ये मनोवैज्ञानिक उपागम से संबंधित विचारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रासंगिकता के सिद्धांत या थियरी ऑफ रिलेवेंस, इसका संबंध किससे है? तो उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है प्रासंगिकता का सिद्धांत। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये राज्य के कार्यविधि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं और प्रकारों के आधार पर व्याख्या कौन करता है? तो एक विचारक हैं आमंड, जो राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं और प्रकारों के आधार पर व्याख्या करते हैं। व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर है जे.बी. वाटसन के द्वारा। याद रखिएगा, वाटसन के द्वारा सबसे पहले व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? तो डेविड ईस्टन के द्वारा उत्तर व्यवहारवादी क्रांति आरंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि व्यवहारवाद पर आक्रमण भी उत्तर व्यवहारवाद के लिए डेविड ईस्टन ने किया था, लेकिन व्यवहारवाद का प्रारंभ भी डेविड ईस्टन के द्वारा किया गया था। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये उत्तर व्यवहारवाद से। और दोस्तों, राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है या राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, ये डेविड ईस्टन का कथन है। निवेश निर्गत सिद्धांत यानी इनपुट आउटपुट थियरी से संबंधित कौन है? तो डेविड ईस्टन इनपुट आउटपुट थियरी से संबंधित विचारक हैं। अगला प्रश्न है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, महान मुद्दों का अध्ययन, आदर्श राज्य का अन्वेषण और दार्शनिक प्रवृत्ति जो है, ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए। तो उत्तर है व्यवहारवाद की व्यवस्थाकरण बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यवहारवाद की कमी नहीं है क्या? तो व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, ना कि इस पर कि किसका मापन हो सकता है। ये व्यवहारवाद की कमी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन का आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित कौन नहीं है?
तो पीटर लैसलेट। पीटर लैसलेट ये व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन के आरोप का प्रत्युत्तर देने से पीटर लैसलेट का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए थे उनमें क्या शामिल नहीं है? तो आभ्यंतरीकरण, इतिहास अतीत की राजनीति है, राजनीति वर्तमान इतिहास है, ये कथन किसका है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये इतिहास में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। हिस्ट्री इज ए पास्ट पॉलिटिक्स, ये फ्रीमैन का कथन है। एडवर्ड ऑगस्टस फ्रीमैन का कथन है कि इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास है। अगला प्रश्न है, मानव व्यवहार अप्रत्याशित है, इसलिए राजनीति विज्ञान में किसकी कमी है? तो उत्तर है दोस्तों, मानव व्यवहार अप्रत्याशित है, इसलिए राजनीति विज्ञान में विषय निष्ठता की कमी है। उत्तर व्यवहारवाद प्रमुखता की ओर बढ़ा कब? तो 1960 और 1970 के दशक में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण पर प्रसिद्ध पुस्तकें मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 एंड हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी 1961, इसके लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तकें रॉबर्ट ए डेहल के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यवहारवादियों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मूल्य तटस्थता व्यवहारवादियों की प्रमुख विशेषता है। व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, डेविड स्टन को व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए किसने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिल कर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है? तो ये पीटर विंच। दोस्तों एक विचारक हैं पीटर विंच, इन्होंने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिल कर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद अल्पकालिक था, क्यों? तो क्योंकि ये सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था, इसलिए व्यवहारवाद अल्पकालिक था। अगला प्रश्न है, डेविड स्टन के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? तो उत्तर है 19वीं सदी। 19वीं सदी को डेविड स्टन वैज्ञानिक विधि का युग मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है, तो ये कथन लासवेल का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है चार्ल्स मेरियम ने। याद रखिएगा, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उसकी स्थापना चार्ल्स मेरियम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ शुरू और खत्म होता है, तो ये गार्नर का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेविड स्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है, तो प्रासंगिकता का सिद्धांत ये व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? तो डेविड स्टन ने। और दोस्तों व्यवहारवाद किसके अध्ययन पर या किसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है? तो याद रखिएगा, व्यवहारवाद नागरिक, राजनीतिक वर्ग और नौकरशाही के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है, तो इसमें तर्क और शैली और तरीके में एकत्व है, इसलिए राजनीति सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कल्याणकारी राज्य को बचना चाहिए किससे? तो जनमत दबाने के कार्य से। दोस्तों जनमत जो है लोगों की ओपिनियन होती है, लेकिन कल्याणकारी राज्य को जनमत दबाने के कार्य से बचना चाहिए। हालांकि लोगों को आवश्यक सुविधाएं या न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, लेकिन जनमत को दबाने के कार्य से कल्याणकारी राज्य को बचना चाहिए। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का आखिरी, कि प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन का संबंध किससे नहीं है?
तो सार्वभौमवाद का संबंध प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन से नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, सिविक्स एग्जाम बूस्टर श्रृंखला का पहला भाग। इसमें हमने राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र की प्रकृति, क्षेत्र, परिभाषा, व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।